हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है द राइज ऑफ द मराठाज। ओके, इस चैप्टर में से ये थर्ड पार्ट है द मराठाज आफ्टर शिवाजी। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में कैसे चला, ये हम यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले कि किस तरह से मराठाओं ने खुद को स्प्रेड कर लिया फ्रॉम साउथ इंडिया टू, किस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे भारत पर कब्जा किया, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे द मराठाज आफ्टर शिवाजी। और सबसे इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी के बाद द मराठाज आफ्टर शिवाजी क्या दिया, देखिए। शिवाजी हैड टू सन्स, संभाजी एंड राजाराम। छत्रपति शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, एक थे संभाजी महाराज और दूसरे थे राजाराम महाराज। आफ्टर शिवाजीज डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज छत्रपति बने। द मराठाज वर देन द ओनली ऑब्स्टेकल ऑफ टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन। अभी मुगल जो थे वो चाहते थे कि उनके पूरा कब्जा रहे किस पर, तो डेक्कन पे। अंडरस्टैंड, दक्कन जिसे कहा जाता है उस समय। और उस समय में मराठा ही एकमात्र बाधा थे मुगल को उस दक्कन पर कंट्रोल करने के लिए। बाद में औरंगजेब इन्वेटेड द डेक्कन एंड कॉन्कर्ड द बीजापुर, जिसे हम आदिल शाही कहते हैं, एंड गोलकोंडा, कुतुबशाही सल्तनत। औरंगजेब ने क्या किया, फिर दक्कन पर आक्रमण किया और दक्कन पर आक्रमण करके उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा पर खुद का कब्जा कर लिया। मीन्स आदिल शाही और कुतुबशाही को ख़त्म कर दिया, उन्हें हरा दिया। ही देन कैप्चर्ड संभाजी एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली एग्जीक्यूटेड हिम। इसके बाद इसने औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया और उन्हें बहुत क्रूर तरीके से यातना देकर मौत के घाट उतार दिया। ब्रूटली एग्जीक्यूटेड हिम, बहुत यातना देकर मौत के घाट उतार दिया। आफ्टर संभाजी महाराज राजाराम बिकेम द छत्रपति एंड फ्लेड टू जिंजी इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद में राजाराम महाराज छत्रपति बने और फ्लेड टू जिंजी, प्रेजेंट डे तमिलनाडु। और बाद में वो जिंजी में, जो जिंजी का जो किला है कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में अभी, तो वहाँ पर वो चले गए। और इस वजह से द मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट दस स्प्रेड टू साउथ इंडिया। इसके बाद मुगल मराठा जो संघर्ष है वो दक्षिण भारत तक फैल गया। The Marathas staunchly defended their fortresses and often had upper hand over the Mughals in battles and skirmishes. Means इसका मतलब ये है कि जो मराठास थे वो अपने किलों की बहादुरी से रक्षा कर रहे थे। और इसके बाद जो कुछ भी युद्ध और झड़पें चल रही थी मुगल और मराठास में, उसमें मुगलों को हरा रहे थे। Aurangzeb was thus unable to leave the Deccan and died without having succeeded in subduing the Marathas, who emerged as a strong contender to the Mughals. इसके बाद में क्या हुआ कि इसी कारण जो है औरंगजेब जो है वो दक्कन छोड़कर नहीं जा सका और पूरी तरह से मराठों को वो हरा नहीं पाया। और उसी के बिना मराठों को हराए बगैर ही वो क्या, उसकी यहीं पे क्या होगी, तो मृत्यु हो गई। अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि औरंगजेब यहीं पर मर गया। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, विदाउट सबड्यूइंग द मराठास को हराए बगैर ही। बाद में मराठास एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे मुगल्स के लिए। नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव, द मराठास लेड बाय ताराबाई, राजाराम्स क्वीन, मेड लार्ज स्केल इनरोड्स into Mughals territories, eventually conquering the large part of India. अब जो मराठास थे वो डिफेंसिव नहीं रहे, पहले डिफेंसिव थे, अब वो डिफेंसिवनेस उन्होंने ख़त्म कर दिया। राजाराम महाराज की जो पत्नी है ताराबाई, उनके नेतृत्व में उन्होंने मुग़ल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हमला किया और फाइनली अंततः भारत के बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। राजा महाराज की क्वीन, रानी जो है ताराबाई, उनके अंडर में ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। मीन्स जहाँ पर मुगल टेरिटरी थी उस पर भी उन्होंने हमला कर दिया, डिफेंसिवनेस ख़त्म करके अटैक्टिवनेस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बहुत सारे पार्ट पर उन्होंने खुद का कब्जा कर लिया। इसके बाद दिया देखो, ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपांशन द मराठास देमसेल्व्स अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो तेज़ी से बदलाव हो रहे थे इस टाइम पर, इस समय पर मराठा साम्राज्य में भी
खुद भी कई बदलाव आए। कौन से बदलाव आए मराठा साम्राज्य में वो देखेंगे। देखो, द सेंट्रलाइज स्टेट फ्रॉम शिवाजीज टाइम गेव वे टू अ मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति बट विद द चीफ वेल्डिंग मोर पावर। अभी शिवाजी महाराज के समय में क्या थी, तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जहाँ पे सब सत्ता जो थी वो छत्रपति के हाथ में थी। अब वो बदल कर वो क्या हो गई, तो डिसेंट्रलाइज मीन्स विकेंद्रीकरण हो गया उसका। ये जो पहले सत्ता थी, केंद्रीकृत शासन था, वो विकेंद्रीकृत हो गया। मीन्स इसका मतलब है कि जो सर्वोच्च पद है वो छत्रपति के हाथ में रहेगा, मगर अलग अलग जो सरदार है उनके हाथ में क्या रहेगी, तो ज़्यादा शक्ति आ जाएगी अलग अलग मामलों में। इस तरह से विकेंद्रीकरण हुआ सत्ता का मराठा साम्राज्य में भी। In particular, the Peshwa, a Persian term for prime minister, wielded great influence even over Chhatrapati himself. अभी छत्रपति तो सर्वोच्च रहे, मगर उनके बाद में जो पेशवा है, पेशवा मीन्स जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री, इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया मराठा साम्राज्य में। यहाँ तक कि कई बार छत्रपति से भी वो अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पर्टिकुलरली पेशवा बाजीराव फर्स्ट और उनके बेटे जो है नाना साहेब पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडिया एक्सपांशन ऑफ द मराठास। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके बेटे जो है नाना साहेब पेशवा ने मराठों को पूरे भारत में विस्तार करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए, द मराठास ब्रॉट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल एंड जनरली रूल्ड देम वेल। मराठाओं ने क्या किया, तो भारत के बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अच्छा शासन भी वहाँ पर उन्होंने किया, रूल्ड देम वेल। बट विद द रीजनल चीफ्स एक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी, दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओकेजनल इनडिसिप्लिन एंड अब्यूज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विथ शिवाजीज वैल्यूज। अंडरस्टैंड। मगर जब ये जो प्रांतीय सरदार थे उनके पास ज़्यादा शक्ति आ गई, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में थी, तो बाद में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से सरदारों के पास भी शक्ति आ गई। तो इसकी वजह से कहीं तो भी इनडिसिप्लिननेस मीन्स अनुशासन की कमी थी और जनता पर अत्याचार भी देखने को मिले थे। शिवाजी महाराज के बाद ये सब चीज़ें हुई, ये याद रखना है। और जो शिवाजी महाराज के मूल्य थे उनको थोड़ा सा कहीं तो भी उनके विपरीत, उनके मूल्यों के विपरीत ये सब चीज़ें हो रही थी। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल दिया, देखो, द मराठास 10-year campaign in Bengal inflicted much cruelty and devastation on the common people. अभी उदाहरण के लिए बंगाल में मराठों के 10 साल के अभियान ने वहाँ के लोगों को बहुत कष्ट दिए और विनाश झेलने पर मजबूर किया। डिवास्टेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत कष्ट, बहुत क्रूएल्टी वहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पे एक इमेज दिख रही, देखिए वो कौन सी है, क्या दिया है फिगर 3.10 में। छत्रपति शाहू महाराज संभाजी's son seated right and sporting a falcon in council with नाना साहेब पेशवा। जो छत्रपति शाहू महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र, दाई और बैठे हैं, राइट साइड में बैठे हैं और सीटेड राइट एंड स्पोर्टिंग अ फाल्कन, और वो क्या कर रहे, तो फाल्कन जो है वो जो पक्षी है, शिकारी पक्षी, उनके हाथ पर रखकर वो खेल रहे हैं और साथ ही साथ नाना साहब पेशवा के साथ कुछ सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। काउंसिल भी उनके साथ हो रहा है, मीटिंग भी, चर्चा भी उनकी चल रही है। तो उस टाइम का एक इमेज कैसे है आप देख सकते हैं, देखिए। इन देयर नॉर्थवर्ड एक्सपांशन द मराठास ब्रीफली कंट्रोल्ड द एरिया ऑफ लाहौर, अटक एंड इवन पेशावर इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। उत्तर की ओर बढ़ते हुए मराठाओं ने लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर जो आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, इन सब शहरों पे थोड़े समय के लिए कब्जा किया था। दे फॉट विद द अफगान्स, वे अफगान के साथ भी लड़े। एंड डिस्पाइट सफरिंग अ डिजास्ट्रस डिफीट एट पानीपत इन 1761, दे क्विकली रिकवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा माधवराव फर्स्ट। अभी 1761 में जो पानीपत की वॉर हुई, लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई, उसमें मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन माधवराव पेशवा जो प्रथम है उनके समय में उन्होंने जल्दी ही ताकत वापस पा ली थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे, also known as Mahadaji Scindia, they went on recapture Delhi in 1771, which remained under their control till the British capture in 3 decades later. उसके बाद महादजी शिंदे, जिन्हें महादजी सिंधिया भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में
उन्होंने 1771 में दिल्ली में फिर से जीत पा ली और लगभग 30 साल तक, कितने सालों तक, 30 साल तक उन पर शासन किया, जब तक कि अंग्रेज़ों ने उनसे छीन नहीं लिया, तब तक इनका कंट्रोल था दिल्ली में। In the later half of the 18th century, the chief rivals of the British in India were the Marathas. Understand? 18वीं सदी के दूसरे भाग में, half of the 18th century, the chief rival of the British in India were the Marathas. भारत में अंग्रेज़ों के सबसे बड़े जो प्रतिद्वंदी थे, अपोजिट जो थे, वो कौन थे? तो मराठास थे। 3 Anglo-Maratha wars were fought between 1775 and 1818। मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में 3 वॉर हुए, युद्ध लड़े गए 1775 से लेकर 1818 तक, 1775 से लेकर 1880 तक ये युद्ध हुए। Owing to the Marathas increased internal disunity and the superior organizational and technological abilities of British, they succeeded in ending the Maratha power। अभी यहाँ पे मराठास हार गए, इसके लिए क्या रीज़न है? मराठों की आंतरिक एकता की कमी, उनके बीच में इंटरनल डिसयूनिटी थी, एक दूसरे में एकता नहीं थी, ये एक रीज़न रहा। और दूसरा रीज़न रहा द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश। जो अंग्रेज़ थे उनके पास एक बेहतर संगठन क्षमता और तकनीक थी, जिसके कारण मराठा वो हार गए। अंग्रेज़ों ने आखिरकार मराठास को हरा दिया। दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर्स, आखिरकार उन्होंने मराठास को हरा दिया या फिर वो हरा पाए। लास्ट की लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है? इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर दैन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर। सच में अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने भारत को मुगलों से कम और मराठों से अधिक जीता, इतना पावरफुल ये मराठा एम्पायर था उस टाइम पे। तो इससे हिस्टोरियंस ऐसे भी देखते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने मुगलों से कम और मराठाओं से इंडिया को जीत लिया। अब ये एक मैप है, आप देख सकते हैं किस तरह से मराठा एम्पायर उन्होंने किस तरह से स्प्रेड किया था। 1759 की ये इंडिया की मैप आप देख सकते हैं, किस तरह से मराठा पावर जो है, मराठा एम्पायर एक्सपांड हुआ था। जो सैफरन कलर का है वो मराठा एम्पायर है। किस तरह दिल्ली, लाहौर, अटोक, पेशावर तक वो गए, वहाँ तक उन्होंने खुद का कंट्रोल बना लिया था। अंडरस्टैंड? कटक, यहाँ पर नीचे साउथ में तंजावुर भी उनके अंडर में था। गोवा, नागपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, राजस्थान लगभग पूरा, गुजरात पूरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक वो फैल गए थे। इतने इन्होंने अपना खुद का पावर वहाँ पे सेट किया था। ब्रिटिश चेन्नई में थे वहाँ पे और कलकत्ता में थे, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंच जो थे देवर इन पुडुचेरी, पोर्तुगीज़ वर इन गोवा में थे। ठीक है, ये मैप आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है, डोंट मिस आउट। इसमें दिया है कि डिड यू नो दैट नाना फडणवीस, अ पावरफुल ऑफिशियल अंडर द पेशवाज, इज क्रेडिटेड विथ ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस। क्या आप जानते हैं कि जो पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी नाना फडणवीस ने पूरे भारत के स्तर पर पहला अंग्रेजी विरोधी संगठन उन्होंने बनाया, पैन इंडिया, ओके, एंटी ब्रिटिश अलायंस उन्होंने बनाया। ही इवन यूनाइटेड with old adversaries like हैदर अली of मैसूर एंड निज़ाम of हैदराबाद in the Indo wars। उन्होंने ये भी ट्राई किया कि उनसे भी हाथ मिलाए, किससे? उनके जो पुराने दुश्मन थे, मैसूर के हैदर अली हो गए, हैदराबाद के निज़ाम, इनसे भी उन्होंने हाथ मिला लिया अगेंस्ट ब्रिटिश। अभी ये 3.12 का एक चित्र है, देख सकते हैं आप, फिगर नंबर 3.12। अ मुरल ऑफ द British officer surrendering before Nana Fadnis and Mahadaji Shinde after the first Anglo-Maratha war। एक भित्ति चित्र आपको दिखाया गया है जिसमें एक अंग्रेज़ अधिकारी, पहला जो अंग्रेज़ मराठा ब्रिटिश एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उस युद्ध के बाद नाना फडणीस और महादजी शिंदे के सामने आत्मसमर्पण करते हुए आप देख सकते हैं। मीन्स मराठा जो फर्स्ट अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए थे इस तरह से। अभी एक स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है किस पर, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, वो ज़रूर देखिएगा, वो रहेगा पार्ट 4। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 जो है वो ख़त्म हो रहा है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में क्या क्या हुआ मराठा पावर के साथ में, किस तरह से इन्होंने खुद को स्प्रेड कर लिया, अटक टू कटक जिसे बोला जाता है,
अफगानिस्तान के कॉर्नर से लेकर पेशावर से लेकर यहाँ पर साउथ तक किस तरह से उन्होंने खुद को स्प्रेड किया, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हम आगे की वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अगर कोई कंप्लेन है, कोई पॉइंट आपको बताना है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।